हेलो नमस्कार एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है उदयपुर आरएएस क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा भारत की जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया था तथा संविधान निर्मात्री की प्रक्रिया क्या रही थी, यानी किस प्रक्रिया के तहत संविधान का निर्माण हुआ था। ये वीडियो पूरा एमसीक्यू बेस है। इसमें हमने एमसीक्यू के साथ में उसका एक डिस्क्रिप्शन भी डाल रखा है जो उसका पूरा विवरण देता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि संविधान सभा की जो मांग थी वो सबसे पहले किसने मांग की थी संविधान सभा की। तो ये मांग की थी एम.एन. रॉय ने। ये एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। इन्होंने मांग की थी 1934 में। ठीक है। इसका ये विवरण दे रखा है। 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। पीछे वाले क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल पूछा था, यानी कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने मांग की थी। तो आपको ये बात याद रखनी है, सबसे पहले व्यक्ति ने मांग की थी तो एम.एन. रॉय ने। और सबसे पहले किस पार्टी ने मांग की ऐसा पूछे तो वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1934 में यह मांग की थी। क्या मांग थी उनकी? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय से अधिकार की मांग की पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अक्षर था। यानी कि क्या था, ये मई में था, मई 1934 में। कहाँ पे था ये अधिवेशन? रांची में। ठीक है। किस पार्टी का था? पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या मांग एक अधिकार पत्र, एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में मांग क्या थी? एक प्रस्ताव पारित किया था जिस प्रस्ताव में मांग थी कि एक संविधान सभा होगी जिसका निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, और जिन्हें भारत के व्यक्ति चुनेंगे और उस संविधान सभा के द्वारा ही भारत का संविधान निर्माण होगा। बस आपको इन दोनों क्वेश्चन में सबसे मेन बात ये है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने प्रस्तुत की थी, वो थी एम.एन. रॉय। और सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। कब की थी? मई 1934 में। कहाँ की थी? किस अधिवेशन में की थी? राज्य अधिवेशन में। ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कांग्रेस ने इस मांग को कब मांगा था, मतलब कि आधिकारिक तौर से कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठी थी 1935 में। 1935 में कांग्रेस ने इसका आधिकारिक रूप से मांग की थी कि यही कि संविधान सभा का निर्माण हो और संविधान का निर्माण करे वह। अंग्रेजों ने इस मांग को 1940 में स्वीकार किया था। ठीक है। 1940 में सैद्धांतिक तौर से स्वीकार किया था कि हाँ, हम मानते हैं कि ऐसी मांग है और हम इस मांग पे विचार करेंगे। ऐसा अंग्रेज की तरफ से सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। एक अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने 1940 में यह मांग स्वीकार कर ली थी कि हाँ, कि एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली थी। लेकिन इनमें से किस साइमन कमीशन द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इनमें से किसके द्वारा पहली बार ये आदेश हुआ था कि एक संविधान सभा होगी जो भारत का निर्माण करेगी तथा जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बात सबसे पहले स्वीकारी गई थी क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा ये मांग 1942 में स्वीकार की गई थी और 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन ने क्या किया था? 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति। इस क्रिप्स मिशन में यह प्रस्ताव था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होगा तथा टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी? क्रिप्स मिशन के अनुसार आपसे पूछ सकते हैं, टोटल सदस्य संख्या होगी 386 कुल सदस्य, जिनमें से 296 का तो चुनाव होगा।
इस चुनाव किस विधि से होगा, तो वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। किस विधि से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। डायरेक्ट नहीं था ये चुनाव, अप्रत्यक्ष था। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। टोटल सीटें थी 386, जिनमें से 296 का तो चुनाव होना था ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत में उस समय दो थे, एक तो था प्रांतों की संख्या थी 11 प्रांत। उस समय तत्कालीन समय में 11 प्रांत थे, जिन 11 प्रांतों से चुनाव होने थे 292 सदस्य, और एक 4 कमिश्नरी प्रांत भी थे जिन पर सीधा जैसे एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर वो कार्य कर रहे थे। उन चारों से एक एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। तो कुल मिला के ये हो गए 292 + 4 296 296 प्लस इसी में एक 93 सदस्य, इनका मनोनयन होना था। मनोनयन ये कौन करेंगे? जो देशी रियासतों के जो राजा थे, देशी रियासतों के राजा को द्वारा। समझ में आ गया आप सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी का डिस्क्रिप्शन दे रखा था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। ये इसी मिशन में यह भी आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो भारत का संविधान निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये आपको कैबिनेट मिशन का पूछ रहे हैं। कैबिनेट मिशन में भी वही सेम था, 10 लाख व्यक्ति प्रति। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में भी स्वीकारा गया था। क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में। एक और मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जो आया था भारत में 1946 में। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान का निर्माण की मांग किससे द्वारा की गई थी, वो स्वीकारी गई थी क्रिप्स मिशन द्वारा, यानी इससे सर्वप्रथम कहा था। और भारत संविधान का सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ था? वो हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा स्वीकारा गया था और 1946 में इसी बात को एक 3 सदस्यीय मिशन कैबिनेट मिशन द्वारा भी स्वीकारा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इस मिशन के आधार पर इसमें ये क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था। यानी ये क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि कितने लोगों का प्रतिनिधि संविधान सभा का एक व्यक्ति कर रहा था। तो वो कर रहा था 10 लाख लोगों का व्यक्ति, 10 लाख व्यक्तियों को। संविधान सभा के निर्वाचित में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्यों की संख्या तय की गई थी 386, जिसमें से 296 सदस्यों का तो निर्वाचन होना था। क्या 11 प्रांतों से निर्वाचन होना था? कितने? 292 सदस्यों का। और उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत भी थे, जिन चारों से 4 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो 292 + 4 296 ये थे ब्रिटिश भारत से। किससे थे? ब्रिटिश भारत से। प्लस इसमें आप जोड़ दीजिए 93 सदस्य। ये 93 सदस्य कहाँ से चुनाव होने थे? देशी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा मनोनयन होने थे। यही है इसका कैबिनेट मिशन योजना के तहत 10 लाख व्यक्तियों का एक पर एक प्रतिनिधि थे। इनका चुनाव एक अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, जिसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति विधि। जो उस समय प्रांतीय विधानसभा थे उनके द्वारा चुनाए गए थे।
अगला क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था भारत में, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें के 3 सदस्य थे। उन तीनों सदस्यों के नाम फर्स्ट थे पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या थे, ये उस समय में भारत सचिव थे। अगले हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये क्या थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, जो व्यापार मंडल था उसके अध्यक्ष थे। और अगले हैं A.V. अलेक्जेंडर। ये उस समय तत्कालीन नौसेना मंत्री थे, ब्रिटिश संसद के। ठीक है, तो इनमें सदस्य कौन नहीं थे, विलियम वुड सदस्य नहीं थे इसके। ये इसके बारे में 1946 में भारत पहुंचा था कौन, कैबिनेट मिशन। इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे। फर्स्ट सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, A.V. अलेक्जेंडर, जो नौसेना के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। भारत संविधान सभा के प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन का मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। 386 सदस्य थे, जिनमें से 296 का चुनाव तो होना था ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्यों का देशी रियासतों से। 296 में भी 294 ये चुने जाने थे 11 प्रांतों से, और इसमें से 4 सदस्य चुने जाने थे कमिश्नरी प्रांत थे, जो केंद्र शासित प्रदेश थे ना उस समय 4। इसमें एक अजमेर है, एक कुर्ग है, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, और 2 हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इनमें से कौन कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया गया था, घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ये एक कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें कार्यपालिका परिषद कहते थे। ठीक है, उसमें उसके एक अध्यक्ष या सभापति। इसी परिषद को संविधान निर्माण होने तक भारत का कार्यभार संभालना था। जो अध्यक्ष या सभापति थे उसके वो थे वायसराय, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो उसके अध्यक्ष थे। और इसके उपसभापति थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस 24 अगस्त 1946 को उसका स्वीकृति दी गई थी कि हाँ कि एक परिषद का निर्माण होगा। इस परिषद का निर्माण किया गया था 2 सितंबर को। ये डेट्स भी आपको पूछ सकते हैं। 2 सितंबर 1946 को परिषद की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे वायसराय और उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष या सभापति। इसी के बारे में बता रखा है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस व्यवस्था के साथ ही अंतरिम सरकार 2 सितंबर को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इस कार्यपालिका परिषद के प्रधान अध्यक्ष थे या सभापति थे। जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946, जो अभी मैंने आपको विषय बताया, अगस्त में गठित थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसमें सी राजगोपालाचार्य भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। इसमें से सी राजगोपालाचार्य थे, वो थे शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार के। राजेंद्र प्रसाद थे, वो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। श्री जगजीवन राम जी थे, वो थे श्रम मंत्री। इसी के बारे में बता रखा है। 2 सितंबर 1946 को जिसकी घोषणा की गई थी, घोषणा कब की गई थी इसकी, 24 अगस्त
1946 में, और 2 सितंबर 1946 को की सरकार गठित हुई, जिसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आया है, एक लेवल का क्वेश्चन आया है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानी सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल योजना कथन दे रखा है कि ये कथन है, स्टेटमेंट है कि क्या वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी थी? अगर हाँ, तो क्या उसका कारण ये था? आपको ये देखना है, और नहीं तो ये सही है कि गलत है वो देखना है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा से बचा जा सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले देखिए, अक्टूबर 1943 में जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को, उनके स्थान पर वेवेल वायसराय बन के आए, ठीक है। तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया। इन वायसराय वेवेल ने गतिरोध को दूर करने के लिए उद्देश्य से 1 मई 1945 में लंदन गए, और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार के विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे, जिन्हें जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये प्रस्ताव भारत में गतिरोध को दूर करने के लिए रखे गए थे। इस वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी थी, ये तो तय किया था, ये तो सही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी थी। लेकिन इस जून 1945 की वेवेल योजना में यह प्रस्ताव तो स्वीकार गया, ये बात तो रखी गई थी कि कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, तथा शीघ्र ही एक सम्मेलन बुलाना जाना था, जो सम्मेलन बुलाया जाना था शिमला में, वहाँ इस पर और विचार किया जाना था। लेकिन इस पूरी वेवेल योजना का ये उद्देश्य कभी नहीं था कि इससे भारत का बंटवारा बच सके या हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कथन तो सही है और कारण गलत है, यानी कि ये वेवेल योजना का विचार ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बचा जाना था, ये गलत है। तो इसी के बारे में आगे बता रखा है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सत्य है? संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय था, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। इसमें उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था, ये क्वेश्चन तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, कि हाँ कि उस समय उसमें प्रारूप समिति भी थी, उसमें संघ समिति भी थी, काफी समितियाँ थी उसमें। संविधान व वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह हालांकि उस समय वयस्क मताधिकार पर था, लेकिन वो सिर्फ भारत के 10% लोगों को था। इस आधार पर था शिक्षा, उनके पास आर्थिक आधार पर, ये 3-4 आधार थे जिनके आधार पर भारतीयों को ये मत देने का अधिकार था, वो भी सिर्फ 10% को। उस समय महिलाओं को भी मताधिकार था, ये किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? 1935 के अधिनियम से महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला था। लेकिन उस समय कुल भारत की जनसंख्या को देखें तो उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने ही वोट किया था। ये भी वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। उस समय उनका चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह बहुदलीय निकाय था, हाँ उसमें बहुदलीय निकाय थे, कांग्रेस थी, स्वराज पार्टी थी, और भी कई पार्टियां थी उस समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। जो राज्यों के निर्वाचन मंडल थे उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, राज्यों की विधानसभाओं का, और अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों को संचालन के लिए अनेक समितियां बनाई थी, जैसे प्रारूप समिति है, संघ समिति है, और भी कई सारी समितियां जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इन कथनों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से 3 क्वेश्चन सही हैं और 1 क्वेश्चन गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है, उनको जो गलत है वो चुनना है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये समिति, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और ये 7 सदस्यीय समिति थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे एंग्लो ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ, ये उस समय मतलब चुनी गई थी, लेकिन इसमें सभी भारतीयों को, सब चाहे उनकी जाति, धर्म, सबको प्रत्यक्ष मतलब सबका इसमें प्रतिनिधित्व था। यहाँ तक कि जनजातीय समुदाय थे उनका भी प्रतिनिधित्व था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। यह भी हमने पीछे बात की गई थी। इस समय उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। उस समय वयस्क मताधिकार था ही नहीं। उस समय सिर्फ केवल 10% लोगों को ही मताधिकार का अधिकार था। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये देखिए, मैंने आपको बता दिया था, कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार दिया गया था, वो भी कितना, सिर्फ 10% लोगों को। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा सही आंसर है। इसके बारे में बता रखा है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष। कर, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोगों को सीमित मताधिकार था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी, जिसमें कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा की, और जो फ्रांस की परंपरा है उनसे प्रेरित होकर इनको सबसे जैसे वरिष्ठ सदस्य है उसको अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है वहाँ पे, तो इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी के 3 दिन बाद यानी कि 14 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अध्यक्ष स्वीकार किया गया। कौन से अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। अभी आगे हम देखेंगे वो संविधान सभा जब संसद के तौर पर कार्य कर रही थी तब उनके अध्यक्ष और भी थे। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। यह डेट भी आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी प्रथम। कहाँ हुई थी यह बैठक? दिल्ली में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे आप पूछ सकते हैं आपको कि फर्स्ट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसकी सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। ठीक है, और 11 दिसंबर से 3 दिन बाद 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा जिस दिन फर्स्ट मीटिंग हुई थी उस समय एक तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसी समय अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, या अस्थायी उपाध्यक्ष या उप सभापति। और ये थे फ्रैंक एंथोनी। ये उस समय ये ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे, लेकिन ये इनको भारत का इससे सभा ने अस्थायी उपाध्यक्ष थे चुने गए थे फ्रैंक एंथोनी, जो जिनका मनोनयन हुआ था। वो इनका मनोनयन किसने किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इनका मनोनयन किया था संविधान सभा के उप सभापति के तौर पर। जो H.C. मुखर्जी है, इसमें दे रखा है
ये फर्स्ट स्थायी उपाध्यक्ष। मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए, एक तो थे अध्यक्ष, एक थे उपाध्यक्ष। सबसे पहले अस्थायी देखते हैं। ये अस्थायी कब है? 9 दिसंबर को। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। अब स्थायी देखते हैं। स्थायियों का निर्वाचन कब हुआ था? ये हुआ था 11 दिसंबर को। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देर का इसमें कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, मैंने आपको बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। उसी दिन इसकी फर्स्ट बैठक भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि हम भारत को एक संविधान दे रहे हैं, इसका प्रस्ताव एक संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये प्रस्ताव, इसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है आपसे। उद्देश्य प्रस्ताव जो आज की प्रस्तावना है भारत का संविधान की, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इस पर विचार करने के लिए समय दिया गया था और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये उस समय क्या, जब फर्स्ट बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा, और उस समय देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा वेट किया था कि वो भी शामिल हो जाए, फिर इस प्रस्ताव को पारित करें। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था तथा संविधान निर्माण का इस पर असर था। ये मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बता दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर को, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को, और इसका भारत के संविधान पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है जो भारत के संविधान से प्रेरित है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया गया था। इसी जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उस उद्देश्य प्रस्ताव के लास्ट में जो 3 लाइनें लिखी है, हम भारत के लोग संविधान को आदेशित आत्मार्पित करते हैं, उसी के आधार पर ये स्टेटमेंट भी सही है कि भारत के लोगों ने आदेशित किया गया था। भले वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं था, लेकिन भारत के लोगों ने उसे स्वीकार किया गया था, और उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही सही, लेकिन उन्हीं के द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा इसका निर्वाचन किया गया था। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। राज्य के मुखिया यानी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, इनका निर्वाचन राज्य के मुखिया द्वारा, राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है, वो होता है संसद द्वारा, और राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को मनोनयन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1, 2, 3 सही है, और स्टेटमेंट जो था गलत है। ये पता लगा है आगे भारत के संविधान के तहत राज्यों के मुखिया हो अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि यानी संसद या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे पीछे देख लीजिएगा, अभी मैंने बता रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद प्लस विधानसभा द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान बनाने में भारत संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा के कुल हुए थे अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए थे।
इसको बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस समय में इसके अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे और जो 12वां अधिवेशन हुआ था, 11वां अधिवेशन था, इसका लास्ट दिन था 26 नवंबर। इसी दिन भारत का संविधान बनके लागू हो गया था और कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। और एक 24 जनवरी को एक और अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन क्या, उसको मीटिंग कह सकते हैं, जिस दिन संविधान सभा के सब लोग इकट्ठे हुए थे और संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा के लोगों द्वारा। और संविधान पूर्णतया लागू हो गया था 26 जनवरी 1950। तो कुल अधिवेशन तो हुए थे, वैसे 11 हुए थे, लेकिन यहाँ पे 11 ऑप्शन नहीं है, 12 दे रखा है, तो आप इसको 12 भी राइट कर सकते हैं। जो उसके पास का मिलता जुलता अधिवेशन है। समय पूछ सकते हैं आपसे कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसका देख लीजिए, इसमें दे रखा है कि समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि कितने दिन तक संविधान सभा चली थी? वो चली थी 165 दिन तक संविधान सभा चली थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। इन 11 अधिवेशन को अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेश हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको एक दे रखा है कि संविधान सभा, ये इस तरफ पहली सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट और सूची 2। इसको आपको मिलान करना है कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करता है। ठीक है, तो इस मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बता चुका हूँ। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अस्थायी तो थे फ्रैंक एंथोनी और स्थायी अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ठीक है, प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे KM मुंशी जी। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी जी। राजस्थान की रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य ये थे TT कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय संविधान में समितियाँ बनी थी, समितियों के बारे में मैं आपको आगे से अच्छे से बताऊंगा। इसमें देख लीजिए आप, एक के साथ में 4, एक ही स्टेटमेंट भी है, ये सही हो गया। वैसे मिल जाते हैं कभी कभी, बाकी बहुत कम चांस है कि चारों क्वेश्चन एक ही से सही हो जाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक आना चाहिए था, आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। इसका सही सम्मेलन भी दे रखा है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य KM मुंशी, राजस्थान के रियासत से प्रतिनिधि करने वाले VT कृष्णामाचारी और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रथम यही फ्रैंक अथॉरिटी जनरल दिसंबर, मैंने बता चुका हूँ आपको सभी बात। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उस समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, जो संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए थे। संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव संवैधानिक सलाह के नियुक्त किए गए, जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार व परिवर्तन करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान को मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव क्या किया गया था? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, इस प्रथम प्रारूप तैयार किया था। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए निर्माण किया गया था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इन्हीं प्रस्तावों के बाद में प्रारूप समिति ने जो उससे थे उनमें से चुनाव किया था। इन प्रथम जो प्रारूप बना था BN राव द्वारा, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूपेण तैयार हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, और ये लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें ये दिनांक मिलती है 26 जनवरी 1949 को। इस दिन कुछ काफ़ी उपबंध लागू हो गए थे, जैसे कि नागरिकता है,
अंतकालीन संसद है अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध लागू हो गए थे और शेष संविधान लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को जनवरी 26 के दिन ही लागू क्यों किया गया था? जब संविधान 26 नवंबर को बन गया था तो इसे 26 जनवरी तक क्यों रोक के रखा गया, क्यों लागू किया गया था, ये इसमें पूछा जा रहा है। देखिए क्या हुआ था कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसे हम जानते हैं लाहौर अधिवेशन के नाम से। ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसमें ये घोषणा की गई थी, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और ये भी घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी को देखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। इस अधिवेशन में क्या किया गया था कि एक तो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था कि अब हमें ये पूर्ण स्वराज चाहिए, हम ही अपनी सरकार का निर्माण करेंगे। और एक और बात कही गई थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर साल। फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। अब देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को। अब इस दिन को याद रखने के लिए कि हाँ हम 26 जनवरी मनाते हैं, 1930 से लेकर 1947 तक इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इसी दिन की प्रासंगिकता कम नहीं हो जाए, इसीलिए इसको 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है बस ये, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये इसके बारे में पूरा दरगाह आप पढ़ लीजिएगा। इसको भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान को अपनाया है, भारत के संविधान को अपनाया गया है, किसके द्वारा अपनाया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारत के संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा। जब 26वां जो 11वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब हुआ था? 26 नवंबर को। 11वां अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, वो हुआ था 26 नवंबर को। इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। इसमें जो प्रस्तावना पढ़ते हैं हम, वही इसका उद्देश्य। जो प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा हम भारत के लोग उस समय तत्कालीन संविधान सभा थी, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर है संविधान सभा द्वारा। संविधान 11वें अधिवेशन 26 नवंबर। ये पढ़ लीजिएगा आप, सही है इसको। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही इन्होंने संविधान निर्माण में इनका एक अभूतपूर्व योगदान था। इनका निर्वाचन फर्स्ट तक हुआ था बंगाल से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। लेकिन जो पश्चिम बंगाल था उसका कुछ हिस्सा, तो मतलब आज का पश्चिम बंगाल, मतलब उस समय का पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से, बम्बई से या तत्कालीन मध्य भारत से। देखिए इनका ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और साथ ही इन्होंने संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इन्होंने संविधान निर्माण में बहुत योगदान दिया था। इनका निर्वाचन फर्स्ट तो हुआ था बंगाल से हुआ था, लेकिन क्या हुआ, जो बंगाल था वो भारत के दो हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। तो बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो इनके निर्वाचन के लिए एक सदस्य थे संविधान सभा के, जिनका नाम था N.M. जयकर। इनका निर्वाचन हुआ था पुणे से, ठीक है, पुणे से। तो इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और इन्हीं के स्थान पर
उपचुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर का चुनाव हुआ। ठीक है, इनका चुनाव हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ये इसका राइट आंसर है। जैसे बंगाल से भी चुनाव हुआ था, लेकिन इनका मेन रोल संविधान सभा में इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निभाया था। अगला है एक स्टेटमेंट दे रखे हैं 2। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध था। ये दे रखा है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडियन फेडरेशन का गठन किया गया था। देखिए उस समय जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, इस में एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन था। इसमें क्या था, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में दोनों आ गए, जो प्रांत थे वो 11 प्रांत थे और जो 4 कमिश्नरी स्टेट थे वो। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इनके बारे में आगे दे भी रखा है कि आप इनको पढ़ लीजिएगा। नवंबर दिसंबर में जो हुआ था 1932 में तीसरा गोलमेज संविधान सभा देश की, देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये इसके बारे में है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखिए दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है कि भारत सरकार संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान करता है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों के बीच में क्यों की लगा लीजिएगा कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है क्योंकि ये एक गृहीत संविधान है। नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसीलिए उसको गृहीत संविधान नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, विधानसभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये कथन था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों इस बात के समर्थन में थे कि ये जो वयस्क मताधिकार है ये भारत के लोगों को दिया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की एक स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर देना चाहिए। ये कर देना चाहिए या फिर कर दीजिए, एक टाइपिंग मिस्टेक है। ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जो INC है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भंग कर देना चाहिए, ये उनका सुझाव था। अगला एक स्टेटमेंट दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था 26 नवंबर 1950 को। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट ऑस्टिन का था। ऐसे स्टेटमेंट का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें संविधान सभा और ये प्रस्तावना पे जो जिनके भी स्टेटमेंट है वो सब एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? भारत के संविधान में महिलाओं की संख्या टोटल थी 15। इनके नाम भी दे रखे आगे, इनमें से कुछ एक नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको एक नाम बताता हूँ। एक बेगम एजाज रसूल, ये संविधान की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इनका ये नाम इसी
संदर्भ में। आज की वीडियो में इतना ही। संविधान सभा के इम्पोर्टेंट ये एक 50 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे संविधान सभा के बारे में। आप इन 50 क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इनका रिवीजन कर लीजिएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांसेस हैं।